करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। इस प्रेजेंटेशन के जरिए हम सारे टॉपिक्स एक एक करके कंप्लीट करेंगे। सो विल गो फॉर द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट कीजिए कि आपके यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ, आप रास्ते पे चल रहे हो और एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप इस समस्या से कैसे डील करोगे। जैसे अभी आपने देखा कि एक्सीडेंट में जो बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है वो बुरी तरह से घायल है। अभी कार चला रहा होगा तो उसका सीट बेल्ट में वो अटक गया है, तो उसको निकालना है या नहीं, या बाइक चला रहा है तो वो बाइक के नीचे दब गया है या फिर बाइक से अलग होकर गिरा है, ये सब देखना है। सो फर्स्ट रूल ये है फर्स्ट एड का कि आपको ये 3 चीजें चेक करनी है, जिसका नाम है ABC। फर्स्ट ए मतलब एयरवे, आपको ये चेक करना है कि उनकी सांस आ रही है या नहीं, मतलब वो व्यक्ति सांस ले रहे हैं या नहीं। दूसरा ब्रीदिंग, आप अपनी 2 उंगलियां उनके नाक के नजदीक लेके जाके आप चेक कर सकते हैं कि उनकी ब्रीदिंग चालू है या नहीं। तीसरा सर्कुलेशन, उनका ब्लड सर्कुलेशन, जैसे आपकी कलाई हो वहां पे आप खुद भी अपना हाथ 2 उंगलियां रख के देख सकते हो कि पल्स का बीटिंग आपको महसूस हो रहा है या नहीं। यही 3 चीज आपको एक पीड़ित व्यक्ति में देखना है। कभी भी कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट हो, जैसे अर्थक्वेक आया हो या बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो या कोई बिल्डिंग से गिरा हो, किसी ने पॉइजन खाया हो, कुछ भी, इन सब चीजों में कॉमन चीज ये आती है कि आपको पहले ये चेक करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये सब चीजें आपको एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में देखना है। फर्स्ट, अप्रोच सेफ्टी। सो अप्रोच सेफ्टी में आपको ये सिनारियो फर्स्ट देखना है कि वहां पे क्या हो रहा है। बिल्डिंग गिर गई है या एक्सीडेंट हुआ है या कोई पहले माले से गिर गया है एक्सीडेंटली या कोई सीढ़ियों से गिरा है, ये सिनेरियो फर्स्ट देखना है। सेकंड, विक्टिम को देखना है या पीड़ित व्यक्ति को देखना है, उसे क्या हुआ है, उसे कितनी चोट लगी है, कहाँ कहाँ चोट लगी है। एक्सटर्नल इंजरी और इंटरनल इंजरी 2 अलग अलग होती है। बाहरी चोट अलग होती है और अंदरूनी चोट अलग होती है। सो आप बाहरी चोट आपको ज्यादा दिखाई देगी, अंदरूनी चोट आपको दिखाई नहीं देगी। उसके लिए आपको पीड़ित व्यक्ति के पास जाना बहुत जरूरी है। तीसरा, रेस्क्यूअर। जैसे कि हम देखते हैं एडवेंचर फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, खुद की सेफ्टी, आप रेस्क्यू कर रहे हो तो आप रेस्क्यूअर की सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। आप खुद सेफ नहीं हो तो फिर कुछ फायदा नहीं है। समझ लीजिए वहां पे बिल्डिंग गिरा है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, आप बीच रास्ते में जाके देख रहे हो, सडनली कोई दूसरी गाड़ी आके आपको ठोक दी, तो फिर मतलब नहीं होता, फिर राम नाम सत्य है। तो ऐसा ना हो, तो इसीलिए आपको ये चीज देखना है कि आप खुद सेफ हो या नहीं। फिर चौथा, ये फोर्थ, बाईस्टैंडर। बाईस्टैंडर का एक अहम रोल होता है। बाईस्टैंडर्स वो व्यक्ति होते हैं जो नॉर्मली वहां पे एक्सीडेंट के इसमें होते हैं। सो जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो रेस्क्यूअर एक अलग ही होता है जो मदद करने के लिए पहले जाता है। फिर ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो मदद करने के लिए सक्षम होते हैं और बेझिझक आगे बढ़ते हैं जब कोई मदद के लिए पुकारता है। सो उनको बाईस्टैंडर बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम आते हैं चेक रेस्पॉन्स पे। अभी पीड़ित व्यक्ति के पास जाना होता है हमें और उसको जेंटली हिला के पूछना होता है। जैसे उनके कंधे आपको बहुत धीरे से और अच्छे से हिलाना होता है, ना कि बहुत जोर से। अगर समझ लीजिए उनको एक्सीडेंट में उनका शोल्डर बोन डिसलोकेट हुआ है या फिर शोल्डर बोन में फ्रैक्चर आया है, हालांकि वो बहुत मुश्किल है, शोल्डर बोन में फ्रैक्चर जल्दी आता नहीं, तो डिसलोकेशन का चांसेस हो सकता है। अगर इस स्थिति में आपने बहुत जोर से उनके शोल्डर को या कंधे को हिलाया तो इंजरी ज्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो उनको पूछना है कि आप ठीक हो, और ऐसे धीरे से नहीं पूछना है, उनको जोर से पूछना है, हेलो क्या आप ठीक हो।
आपको किसी की मदद की जरूरत है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो इतने जोर से आप पूछते हो तो वो रेस्पॉन्ड करेगा। ये सब चीजों का रेस्पॉन्ड करता है वो व्यक्ति, तो उनको छोड़ दीजिए और उनको अलग क्या गलत है उनके बॉडी में, जैसे उनके बॉडी में कुछ फ्रैक्चर हुआ है या उनको कोई लगी है, वो आपको देखना है। वो आप कैसे देखोगे? तो आप उनके बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे छूकर आप पता कर सकते हो। जैसे उनके पैर में लगा हो, आपको दिख रहा है स्क्रैचेस है, तो धीरे से उनके बॉडी पार्ट्स को, पैर को आप धीरे से छू के बता सकते हो, पूछ सकते हो कि आपको यहाँ पे ज्यादा दर्द हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है मैं यहाँ पे छूता हूँ तो ये सब पूछना है। तब आपको पता चलेगा कि इनको कितनी इंजरी है, कितनी मात्रा में घाव लगा है। अगर ये सब ठीक है तो उनको रिकवरी पोजीशन में डालना है। रिकवरी पोजीशन हम आगे आपको बताएंगे। और जब तक मदद आती नहीं है, जैसे कि एम्बुलेंस या कोई भी गाड़ी, तब तक आपको उनको बार बार पूछते रहना है कि आप ठीक हो, कैसा महसूस हो रहा है, ये सब। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके बाद आपको मदद के लिए पूछना है। जैसे मैंने आपको बोला बाईस्टैंडर्स, तो आप जैसे ही मदद के लिए पूछते हो तो कोई ना कोई बाईस्टैंडर्स में से आ जाता है वो मदद करने के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड, ओपन एयरवे। ओपन एयरवे मतलब आपको ये देखना है कि पीड़ित व्यक्ति ढंग से सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, तो आपको चेक करना है कि उसके मुंह में कुछ सॉलिड थिंग या कोई जैसे कुछ खाया हो उन्होंने जो अटक गई हो गले में, तो वो चेक करना है। अगर कोई सॉलिड थिंग आपको दिख रहा है तभी आप उसके मुंह में हाथ डाल के वो निकालिए, वरना हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं। ओपन एयरवे करने की तकनीक ये है कि आप उनके सिर को नीचे की तरफ दबाइए और उनकी जो चिन है 2 उंगली से लेके उनकी चिन को ऊपर की तरफ उठाइए। उससे क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड, जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, शॉक में होता है व्यक्ति, तो शॉक में उनका जो उनकी जीभ उनके विंड पाइप को, जो श्वास नली है, उसको दबा देती है, तो पीड़ित व्यक्ति श्वास लेने में असक्षम होता है, वो श्वास नहीं ले पाता। तो इस तरह से आप नेक्स्ट राइट हैंड साइड के इमेज में देख सकते हो कि आप अपना जबान कैसे उसकी थोड़ी बाहर की तरफ आके उसका श्वास नली खुल जाती है। इस तरह से वो सांस लेना शुरू करता है। अगर इसमें भी आप देख सकते हो कि वो व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो आगे क्या करना है हम बता दें। आप देख सकते हैं अगर उसके मुंह में कुछ भी है तो हेड को टिल्ट करके, चिन को लिफ्ट करके जॉ को थ्रस्ट देना है, तो जो भी उनके गले में फंसा हो एक ही अंदर चला जाएगा। अगर बहुत भारी वस्तु है तो उसको आप उंगली डाल के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अगर यह चीज फिर भी काम नहीं कर रही, वह पीड़ित व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा, तब आपको 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रेथ देना है। इसका मतलब ये है कि आपको सीपीआर देना है। सीपीआर का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन। जब कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाता तो उसे उसकी धड़कन को और फिर से उसके फेफड़ों में सांस भरने की प्रक्रिया को सीपीआर कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड, सीपीआर कैसे देते हैं आप अब अपनी महसूस कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, जो अपना रिबकेज है, रिबकेज जहाँ पे आपको मिडिल पोर्शन में जॉइंट होता है, वहां से 3 उंगली ऊपर की तरफ आपका पाम, जो आपका हील ऑफ द पाम है, वो रखना है और उसके ऊपर दूसरा हाथ रखकर आपको चेस्ट को दबाना है। उससे चेस्ट दबता है और 30 चेस्ट कंप्रेशन के साथ 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 रेस्क्यू ब्रीथ है, जिसमें आपको नोज को पिंच करना है, चिन को लिफ्ट करना है और उनका मुंह खोलना है, फिर सांस भरनी है। अब इस स्थिति में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि पीड़ित व्यक्ति पॉइजन खाया हुआ भी हो सकता है, जहर खाया हुआ। ये टाइम पे
आपके पास हैंकरचीफ या आपका रुमाल, जो हाथ रुमाल है वो उसके मुंह पर रखकर आप उनको श्वास दे सकते हैं। अगर इस स्थिति में आपने वो रुमाल नहीं रखा तो वो पॉइजन आपको भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फिर आपको सीपीआर कब बंद करना है ये जानना है। ये देखिए, जैसे बताया मैंने, पिंच द नोज, टेक अ नॉर्मल ब्रीथ, प्लेस द लिप ओवर द माउथ, ब्लो अंटिल द चेस्ट राइजेस एंड टेक 1 सेकेंड। आप जैसे 1 सेकेंड में रुकते हो वैसे आप उसका मुंह और नाक दोनों बंद रखिएगा, फिर खोल के फिर आपको वही दोहराना है। अलाउ द चेस्ट फॉल एंड रिपीट अगेन। इसके बाद अगर व्यक्ति सांस ले पा रहा है तब आपको उसका पल्स चेक करना है कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। सो आप पल्स कहाँ चेक करोगे? कॉमनली हम 2 जगह पल्स चेक करते हैं, तो आप अभी भी देख सकते हो। एक जो है वो रेडियल पल्स, जिसे आप अपनी हाथ की कलाई पर देख सकते हो। महसूस करना है कि आप 2 उंगलियां वो हाथ की कलाई पर रखिए तो आपको एक बीटिंग सेंसेशन महसूस होगा, वो पल्स है। और दूसरी कॉमनली कैरोटिड पल्स, जो आपके गले के एकदम कोने पे होता है, कान के नीचे, और जो आपका चिन है उसके नीचे गले के यहाँ पे आप उसको अंदर की तरफ दबाएंगे तो आपको कैरोटिड पल्स नजर आए। सो अगर ये दोनों काम करना चालू है तो इसका मतलब वो पर्सन कॉन्शियस में है, होश में आ चुका है। अगर नहीं, देन यू हैव टू रिपीट द सीपीआर। सो नेक्स्ट, ये है रिकवरी पोजीशन। अब रिकवरी पोजीशन को इसीलिए डाला जाता है क्योंकि अगर समझिए मुंह में कुछ अटका हो फिर भी वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, या शॉक के दौरान अगर पेशेंट या विक्टिम ने उल्टी कर दी हो, सो वो टाइम पे अगर आप उनको सीधा लेटा दोगे तो वो जो उल्टी है वो उनको चोक कर सकती है और फिर से वो श्वास नहीं ले पाएगी और ले पाएगा। तो इसीलिए उनको इस तरह लेटा दीजिए सो जो भी है उनके मुंह से बाहर निकल जाएगा और वो श्वास ले पाएंगे। ये रिकवरी पोजीशन है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे कि रिकवरी पोजीशन में कैसे डालते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि आप देख सकते हैं, पीड़ित व्यक्ति को सीधा लेटा के एक हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है, फिर जो दूसरा हाथ है जो नीचे है उसे कान की तरफ लेके जाके और उनके जो घुटने को है ऊपर की तरफ उठा के इनको चौथे पोजीशन में ऐसे लेटाना है। इसे कहते हैं रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन सबसे बेस्ट होता है किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, उसको मदद आने तक उसे ये पोजीशन में लेटा के रखना। ये पोजीशन में आपको पीड़ित व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, इसका आपको गारंटी है 101%। सो ध्यान में रखिए क्या क्या करना है अगर आपके यहाँ पे कुछ भी होता है। सो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हमने ये सब चेक किया जो अभी हुआ था। इसके बाद जब एम्बुलेंस आ जाती है तो आगे का काम तो एम्बुलेंस के व्यक्ति कर लेते हैं और फिर डॉक्टर। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीडिंग। अब जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप घर पे कुछ सब्जी काट रहे हो या कोई भी काम करते हो तभी चाकू छुरी का तो इस्तेमाल वैसे ही होते रहता है। तो गलती से अगर आपका हाथ कट गया या उंगली कट गया या आपकी कोई नस पे चाकू लग गया बात करते करते, आजकल की जिंदगी में हम ज्यादा मोबाइल पे ध्यान रखते हैं तो ऐसा कुछ होने का ज्यादा संभावना। सो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? अगर समझिए छोटा सा कट है लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो उसके लिए फर्स्ट एड ये है कि अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी क्लॉथ या बैंडेज हो उसको मोड़कर थोड़ा गाढ़ा बना दीजिए और उस पर जो आपको घाव लगा है उस पर जोर से दबा के रखिए, कम से कम 5 मिनट या 6 मिनट तक। उसके बाद आप देखिए 5 या 6 मिनट के बाद कि वो खून रुका या नहीं। अगर रुकता है तो बहुत अच्छी बात है। कृपया करके एक चीज का ध्यान रखिए, आप हल्दी या कुंकू लगाने की कोशिश ना करें वो घाव। फिर आप वो घाव को ज्यादा और ये कर दोगे तो ना करे वैसे, और कोई क्रीम लगाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा उसके बाद डॉक्टर के पास जा सकते हैं। फिर अगर खून नहीं रुक रहा तो उस हाथ को या उस पैर को जहाँ पे भी आपको कट हुआ है या कट गया है उस
बॉडी पार्ट को ऊपर उठाइए। ऊपर उठाने से यह होगा कि आपका खून का जो दबाव है, प्रवाह है, वो रुक जाएगा और उल्टी दिशा में आएगा, तो आपका खून बाहर नहीं निकले। प्रेशर पॉइंट, एडिशनल प्रेशर में भी अप्लाई। अगर एलिवेट करने के बाद भी थोड़ा खून आ रहा है, तब आप प्रेशर फिर भी लगा देंगे तो रुक जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी हाँ, अब शॉक बहुत तरीके के होते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक, दिमागी शॉक, जैसे एक्सीडेंट हुआ हो तो हम कई बार ये देखते हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, अगल बगल की दुनिया सब हिल जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो इसे कहते हैं हम शॉक। द पर्सन इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। सो इस वक्त पे हमें क्या करना चाहिए? सो देखिए, जैसे इस पिक्चर में बताया गया है, इस व्यक्ति को लेटा दीजिए। लेटाने से वो थोड़ा शांत हो जाएगा। बात करते रहिए, उनसे पूछिए कि क्या हो रहा है आपको, कैसे हो रहा है, कहाँ लगा है आपको, ये सब देखिए। फिर उनके बॉडी को कवर कीजिए। ध्यान रखिए एक चीज का कि अगर उन्होंने वो बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट में कुछ हुआ है उनको, तो ये देखिए कि उन्होंने कुछ बहुत हैवी लेदर जैकेट या कुछ बंधा हुआ कुछ पहना ना हो। अगर कुछ है उनके बॉडी पे तो उनसे पूछ के निकाल लीजिए, उनका जैकेट उतार दीजिए, उनका कंसेंट लीजिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट को पूरा नंगा करना है, वो सिर्फ थोड़ा खुला होना चाहिए कि ताकि वो सांस ले सके। फिर उनके पैरों को ऊपर उठाना है ताकि जो भी उनके खून का प्रवाह है वो उनकी छाती तक पहुंचे और ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे। ये शॉक का ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसे कि आप देख सकते हो, चोकिंग, ये बहुत आम बात है। छोटे छोटे बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या होता है, इसको निगलना है या चबाना है, पता नहीं होता, तो वो कभी कभी निगल लेते। जैसे चॉकलेट, बड़ा बड़ा चॉकलेट का टुकड़ा मिलता है, जल्द से निगल, तो वो अटक जाता है। तो उसको कैसे डील करना है ये बताते हैं। अभी जब किसी को चोक हुआ है तो वो नॉर्मली श्वास नहीं ले सकता, ना कि बात कर सकता। उनकी आवाज बहुत धीरे से आती है, ऐसे। तो उनको कैसे इस दिक्कत से बाहर निकालना है? सो पहले उनको पूछिए कि आप बात करिए या फिर खांसिए। आस्क द पर्सन टू स्पीक और कॉफ। अगर वो दोनों नहीं कर पा रहा, देन आपको डिलीवर 5 बैक ब्लोस। अगर वो कर पा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि खांसने के बाद वो चॉकलेट का टुकड़ा बाहर आ जाता है, या कुछ भी अटका हो वो बाहर आ जाता है या अंदर चला जाता है। बट ऐसा नहीं होता, तब आपको बैक ब्लोस देना है। आपको बैक ब्लोस कैसे देते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का जो पिक्चर है उसमें आपको पीठ पे जोर से थपथपाना है, जोर से, इतना भी जोर से नहीं कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, थोड़ा जोर से, ताकि उनके गले में जो भी फंसा हो वो निकल जाए। फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट। एब्डोमिनल थ्रस्ट कैसे होता है ये बताते हैं। आपको दोनों मुट्ठी बंद कर सामने वाले के पेट पर दबाना है और पीछे से जोर से आपको धक्के देने हैं। तो वो धक्के से जो भी आपके गले में फंसा हो, तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि उसमें से निकल जाता है। अगर नहीं निकला, देन अर्जेंटली आपको हॉस्पिटल पहुंचना ही होता है। अगर ठीक समय पर आप नहीं पहुंचे तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और चोकिंग की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। सो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्न्स। बर्न्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। बर्न्स वो होता है जो रोजमर्रा के काम में आप अपने चूल्हे के सामने या गैस के सामने कुछ काम करते हुए आपका हाथ जल गया, या खौलता हुआ तेल आपके हाथ पे गिर गया, या खौलता हुआ पानी आपके हाथ पे गिर गया। सो इन सब स्थिति में कैसे आपको इस समस्या का हल निकालना है? इसका फर्स्ट एड का तरीका ये है। अगर फर्स्ट एड बर्न है तो फर्स्ट एड बर्न में आप देख सकते हैं आपकी हाथ की या कोई भी बॉडी पार्ट की चमड़ी आपको कलर चेंज होते हुए दिखेगी, खास करके लाल रंग में होते हुए दिखेगी, और वह चमड़ी बहुत जलनदायक होती है, बहुत जलती है वहां पे। ठीक है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, रनिंग टैप वाटर, बहता हुआ पानी के नीचे आपको वो बॉडी पार्ट रखना है कम से कम 3 या 5 मिनट के लिए। इससे थोड़ी देर के लिए वह
जो भाग है वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद भी पेन होगा ही, दर्द होगा। सो उसके बाद आपके पास बनॉल या किसी के यहाँ पे एलोवेरा जेल ये आप लगा सकते हो, जो आपके स्किन को या आपके चमड़ी को ठंडा कर सकते हैं। फिर सेकेंड डिग्री बर्न में आपको ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, जैसे बड़े बड़े फोड़ी आ जाते हैं, आपको देख सकते हो, और उसमें स्किन कलर टोटली चेंज हो जाता है। सो ऐसे वक्त में आपको वो ब्लिस्टर्स पॉप नहीं करने हैं, ना उसे फोड़ना है। अगर आप फोड़ोगे तो उस पर ज्यादा बैक्टीरिया आने के चांसेस है, बहुत चांसेस है, और वो बड़ा घाव बन सकता है। सो वैसा कुछ ना करे, और उस पे आप पानी, रनिंग टैप वाटर रखे, उसके बाद डॉक्टर के पास चले जाइए। इस पे भी आपको बर्नॉल लगा सकते हो आप, या एलोवेरा जेल लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ब्लिस्टर फोड़ना नहीं। तीसरा जो बर्न है, थर्ड डिग्री बर्न इसे कहते हैं। इसमें यह होता है डीप टिश्यू डैमेज और कैरिक। इसे हम एडवाइस नहीं करेंगे ज्यादातर, क्योंकि ये नॉर्मली बड़े बड़े एक्सीडेंट्स में ही होते हैं और इसका कोई फर्स्ट एड इलाज है नहीं। ये नॉर्मली एसिड अटैक्स और इन सब में होता है। सो हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं ये आदमी सीढ़ियों से गिर गया है। अब ये कैसे गिरा पता नहीं, दारू पीते वक्त गिर गया, फोन पे बातें करते वक्त गिर गया, या पता नहीं, अब देखना है। कभी कभी ज्यादा सीढ़ियों से गिरने के बाद हमें चोट लगती है, कभी इंटरनल इंजरी होती है, कभी फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। सो हमारा टॉपिक ब्रोकन बोन से एक्सीडेंट्स में भी होता है। सो पहले आपको देखना है कि क्या हुआ है। वो बंदा अगर जिस स्थिति में लेटा है, जैसे कि यह स्थिति है, तो उसे देखना है कि कहाँ लगी है। उसको धीरे से आप पूछ सकते हो। यह स्थिति में आप उसको रिकवरी पोजीशन पे बिल्कुल ना डालें। आपको पता नहीं है कि कौन से पोजीशन पे लगी है। अगर गलती से आप रिकवरी पोजीशन पे डालने की कोशिश करेंगे और कुछ और हो गया, तो बोन जो टूटा है और टूट के दो अलग अलग हिस्से में बढ़ जाए। सो आप ऐसा ना करें, और उनको पूछिए, बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे से छू के उनको पूछिए कि कहाँ हुआ है आपको फ्रैक्चर, या कहाँ आपको ज्यादा दर्द हो रहा है। इंटरनल इंजरी आपको ऐसे पता नहीं लगेगा, उनको पता नहीं चलता, और नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में शॉक में ही होता है। सो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को आपको शॉक से बाहर निकालना होता है और बोलना होता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो हम जो भी है जल्दी से जल्दी आपको एम्बुलेंस में लेके जाके हॉस्पिटल लेके जाएंगे। सो आप चिंता ना कीजिए। आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हीट एग्जॉशन, जैसे आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या कोई बड़ी जगह है जहाँ पे आग लग गई, तो आपको इस स्थिति में कैसे डील करना है। इस समस्या में आपको देखना है कि वो व्यक्ति को जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए और उसे एक ठंडी जगह पे रखिए, जिससे उसके जो भी बॉडी में जितने भी आग की लपटों से गर्मी हुई है, वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सब निकल जाए। उस पीड़ित व्यक्ति को सुला दीजिए। उनके पैर, जैसे आपको पहले भी बताया था, पैर को ऊपर उठाइए, जिससे उनका रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा और वो इसे अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। फिर लूजन क्लोथिंग, जैसे कि मैंने पहले बोला आपको, किसी भी व्यक्ति के कपड़ों को या ऐसे कई बॉडी पार्ट्स को हाथ लगाने से पहले आप उनका कंसेंट लीजिए और उनको पूछिए, ठीक है, वरना ऐसा ना हो कि आपने पूरे कपड़े उतार दिए और वो पहले से शॉक में और शॉक में चला जाए। फिर गिव फ्लूइड देने से पहले आप ये चेक कीजिए कि वो पर्सन शॉक में है या नहीं। अगर वो शॉक में है, आप फ्लूइड दोगे, सो ये होगा कि उनके फिर से श्वास नली या माने विंड पाइप में चला जाएगा और फिर से चोकिंग होगा और वो खांसना शुरू करेंगे और उनकी सांस नहीं चलेगी। तो बेहतर है कि उनको शॉक से पहले बाहर निकालिए। फिर जितना हो सके आप फ्लूइड दीजिए। फ्लूइड्स में सिर्फ जूस और पानी आता है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं। दारू ना पिलाइए, सेहत के लिए बहुत हानिकारक। फिर अप्लाई कूल कंप्रेस, जैसे कि आप देख सकते हैं कूल कंप्रेसर मतलब जहाँ पे खुली हवा हो, उनको उस व्यवस्था में रखिए जहाँ से उनको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत ना हो और खुली हवा का प्रवाह होते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, स्नेक बाइट एंड प्रिकॉशन। ओके, आप इन पिक्चर्स में जो 4 स्नेक्स, जो 4 सांप देख रहे हो, वो इंडिया के मतलब भारत के 4 मोस्ट वेनमस स्नेक है। डेडली वेनमस स्नेक बोला जाता है उनको। जो सबसे पहले ऊपर है टॉप राइट में, उसका नाम कोबरा है। फिर दूसरा उनके बगल में डायमंड जैसे दिखने वाला बॉडी पे, उसका नाम रसल वाइपर है। जो जेब्रा क्रॉसिंग जैसा है कोबरा के नीचे, उसका नाम कॉमन क्रेट है।
और जो आखिर में है उसका नाम सॉफ्ट स्केल्ड वाइपर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नॉर्मली पहले सिर्फ जंगलों में पाए जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि ये इंसानों की बस्तियों में भी पाए जाते हैं। और जहाँ तक सर्वे किया गया है तो 70,000 लोगों की मौत आए दिन इन्हीं चीजों से होती है, ज्यादातर स्नेक बाइट, और वो भी शहरों में। सो ज्यादा से ज्यादा स्नेक बाइट से होता है मौत। सो इन स्थिति में आपको कैसे इसका फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा कैसे करनी है ये बता देते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी सांप ने काट लिया हो, सो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से सांप ने काटा है। सांप दो तरीके के होते हैं, एक वेनमस, एक जहरीले और एक बिन जहरीले, जो कि नॉन वेनमस, जिनमें वेनम नहीं होता। सो जो वेनमस स्नेक काटता है, जैसे कि आप इस स्लाइड को जूम करके भी देख सकते हैं, ये जो दो डॉट्स आते हैं ये है वेनम के फैंग्स। जो 4 सांप है उनके फैंग्स, जो 2 दांत होते हैं जिससे वो वेनम डिलीवर करते हैं, उसे फैंग्स कहते हैं। जब भी वेनमस स्नेक काटता है तो आपको ये 2 डॉट्स नजर आते हैं, और मैक्सिमम चांसेस ये होता है कि आपको वेनमस स्नेक का बाइट मिला है। तब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप 2 इसमें हाथ देख सकते हो, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो वेनमस स्नेक का बाइट है। इसमें मैक्सिमम चांसेस ये है कि आपको वेनमस स्नेक का बाइट मिला है, और जो राइट हैंड साइड में है ये नॉन वेनमस स्नेक का बाइट है। अगर ऐसा 2 दांतों से ऊपर 4 या 5 दांत मिल रहे हैं आपको बाइट के, सो इसमें मैक्सिमम चांसेस ये है कि नॉन वेनमस स्नेक का बाइट मिला है। सो इस स्थिति में आपको ये करना है, अगर वेनमस स्नेक का बाइट है तो आपको पीड़ित व्यक्ति को कुछ नहीं बताना है, उनको सिर्फ इतना बताना है, क्या हुआ भाई, कुछ नहीं, स्नेक बाइट हुआ है, कोई नहीं, हम जल्द से जल्द अस्पताल जाएंगे, आपको कुछ नहीं हुआ है, ये रोजमर्रा की बात है, मुझे भी बहुत बार स्नेक बाइट हो चुका है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं है और कुछ होगा भी नहीं, हम हैं आपके साथ। सो उनको जितना जल्दी हो सके अस्पताल लेके जाइए। ध्यान रखिए कि उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एंटी वेनम या एंटीडोट का उपलब्धि है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज मच बेटर। और उनको ना पानी दीजिए ना कुछ खाने के लिए दीजिए, जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते उनसे बात कीजिए, बात करते रहिए और उनको सोने नहीं दीजिए। अगर वो इंसान सो गया तो उस व्यक्ति का सुबह कभी नहीं हो सकता। सो ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति सोए नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस पूरे फर्स्ट एड के सेशन में झेला। अगर आपके कोई भी प्रश्न या सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सुदर्शन सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर बर्न हुआ हो, वो बर्न ठीक होने के बाद एक ब्लिस्टर आता है, और ब्लिस्टर जाने के बाद स्किन के ऊपर प्रिकल्स आते हैं और वो इचिंग होनी शुरू होती है, तो वो क्या है एग्जैक्ट? अच्छा, देखिए मैंने जैसे फर्स्ट एड के सेशन को शुरुआत करते हुए बताया है कि फर्स्ट एडर कभी डॉक्टर नहीं है। सो डॉक्टर हम नहीं है, हमको कुछ पता नहीं होता। सो बेटर है ये पोजीशन में आप डॉक्टर को जाके पूछिए। सो डॉक्टर आपको सही औषधि देगा, जो भी मेडिसिन है वो आपको देंगे, सो आपको वो करना है। ओके, और एक क्वेश्चन है कि अगर बर्न होता है तो उसके ऊपर बहुत बार कहा जाता है कि यू कैन अप्लाई कोलगेट ऑन इट, सो इज इट ट्रू? आई हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स दैट अप्लाइंग कोलगेट आपको वो स्किन को ठंडा करने के लिए मदद करता है, बट समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम्स। अगर वो बर्न बहुत ज्यादा हो तो कोलगेट काम नहीं आता। सो बेटर है कि कोई बर्नॉल या एलोवेरा जेल इज द बेस्ट। अगर उसमें भी नहीं होता तो कृपया करके डॉक्टर के पास जाइए, सो डॉक्टर आपको सही इलाज बता देगा। ओके, सर अभी आपने तो इतना फर्स्ट एड के बारे में बताया, लेकिन आपके भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस कुछ होंगे इस फर्स्ट एड को लेके, तो आप कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आपका कि आपने किसी को फर्स्ट एड कैसे दिया है? तो सही, जो रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक्चुअल में हुआ ये था कि एक सुबह हम किसी का फ्यूनरल अटेंड करने जाने वाले थे। सो ये हुआ कि हम रास्ते से जा रहे थे, तो यही अंधेरी में ही हुआ, एक लड़का अराउंड 20-22 साल का होगा, वो आके जो अपना मेट्रो का जो काम चल रहा है उसका पिलर पे जोर से आके टकरा था स्कूटी में। थोड़ी देर बाद हम सिर्फ उसके नजदीक जाते तो देखा वो बहुत हेवीली इंजर्ड है। मैं बताऊंगा नहीं कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि बहुत हेवी इंजरी हुआ था उसका।
उसके दांत बाहर आ गए थे एंड ऑल। सो बेटर है ना बताऊं, मैं उसको कैसे ट्रीट किया था वो बताता हूँ। थोड़ी देर में हम लोग ने देखा कि क्या हुआ है, तो मैं, मेरा भाई, योगेश सर और पवन सर, ये सब हम लोग साथ में थे। तो हम लोग साथ में जा रहे थे, तो देखा ऐसा हुआ, तो हम लोग भाग कर गए थे। भाग कर जाते वक्त हम लोग ने देखा कि वो बहुत खून आ रहा है और वो किसी को बोलने से मना कर रहा है कि मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे एग्जाम लिखने जाना है। और वो पूरे शॉक में था। वो उठ के खड़ा हो गया, तो मैंने उसको वहीं लेटा दिया और मैंने बोला कि भाई कुछ नहीं हुआ है। जैसे मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी जो हालत थी बहुत नाजुक हो चुकी थी, उसका मुंह फट चुका था। सो इस अवस्था में हम कैसे करूंगा, कैसे हमने डील करना है, ये देखना था हमको। तब मैं और योगेश सर जो साथ में थे, तो हम दोनों ने उसकी बाइक एक जगह पे पार्क कर दी और हमारे पास जो गाड़ी थी, जल्दी से जल्दी उसका मोबाइल फोन और उसको लेके जाके वो गाड़ी में बिठा के हम लोग ने कूपर हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद बहुत समय लगा हमको उसके माँ बाप का नंबर निकालने के लिए, क्योंकि वो देने के लिए रेडी नहीं था। वो डर चुका था कि मेरे मम्मी पापा मुझे मारेंगे कि मैंने क्या किया। एक्चुअली वो केस कुछ और था। वो रात भर सोया नहीं था, तो नींद की हालत में उसने गाड़ी ठोक दी। सो डॉक्टर के पास जाके भी वो डॉक्टर को ढंग से बता नहीं रहा। तो उसको साइड में लेके जाके मैंने उससे बहुत बात किया। कम से कम 15 मिनट के बाद वो बहुत फ्री हो गया मेरे साथ और योगेश सर के साथ। फिर वो डॉक्टर को सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। हालांकि उसका नसीब अच्छा था कि उसको सिर्फ फेशियल इंजरी हुआ था, बाकी हाथ पैर में कुछ लगा नहीं। सो ये एक था। फिर उसके मम्मी पापा आए, तो उनके मम्मी पापा को मैंने इतना ही सजेस्ट किया कि आप उनको प्लीज अंदर जाके चिल्लाना नहीं और उनके सामने जाके रोना धोना नहीं, ताकि वो और शॉक में ना चला जाए। आपका बेटा ठीक है, कुछ हुआ नहीं है। करीब 1-2 घंटे के बाद उसके मम्मी पापा आए, तो उनके मम्मी पापा एकदम काम थे, थोड़े डर गए थे। तो हम लोग ने बहुत समझाया, उसका भाई भी डर गया था। फिर आगे उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। उसका जो लोअर मैंडिबल था वो फ्रैक्चर हो गया। सब कुछ होने के बाद उसको कुछ 2 महीने का रेस्ट देके अभी वो शायद ठीक है। तो ये हुआ था, ये फर्स्ट एड रिसेंट केस हुआ था। ऐसे दूसरे बहुत सारे केस है, जैसे ट्रैक पे भी होते रहते। किसी को अनकॉन्शियसनेस होता है, ट्रैकिंग करते वक्त चक्कर आ जाते हैं। कभी ज्यादा से ज्यादा अपने पास ग्लूकोज पाउडर रखे और वो सब सिचुएशन में कैसे डील करते हैं, ये सब जानकारी फर्स्ट एड में है। अगर आपके कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। Okay, sir, what exactly are cramps? Can you explain how to prevent cramps or how to relieve the muscle pain after cramps? So what exactly are cramps? Okay, cramps तब आते हैं जब आप बॉडी में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एक ही जगह बैठ जाते हैं, तब वो मसल हिल नहीं पाते, तो उसे क्रैम्प्स बोलते हैं नॉर्मली। सो इस हाउ टू प्रिवेंट क्रैम्प, इसका एक ही इलाज है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। आप पानी कम पीते हो तो आपको क्रैम्प्स आने की ज्यादा संभावना है, तो जितना हो सके उतना पानी पीजिए। तो आप देखते होंगे कभी आप जिम जाते हो, तो जिमिंग करने के टाइम आप कभी पानी कम पीते हो तो आपको जल्दी मसल क्रैम्प्स होते हैं, वो मसल पकड़ लेता है वहाँ और वो मसल हिल नहीं पाता। तो इसी वजह से आपको पानी पीना चाहिए। ओके, और एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि स्नेक बाइट में ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पर स्नेक बाइट हुआ है वहाँ पर आप कोई ब्लेड से कट लगाकर वो वेनम बाहर से स्पिल आउट होने दो, तो ये किधर तक राइट है? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे ही स्नेक बाइट करता है, वेनम रैपिडली ब्लड वेसल्स में चला जाता है और वो बिल्कुल टाइम नहीं लेता कि यहाँ से वहाँ रुक जाऊं। और जो हम माफ करना, जो हम हरकतें करते हैं, जो टॉर्निक्विड बांध के और जो हम उसको बांध के और वो कट करके उसको स्पिल आउट करना या फिर उसको चूस के बाहर निकालना, और भी और बातें हैं, जैसे बाबा के पास लेके जाना, फूल झाड़ियों से निकालना, इससे जहर बाहर नहीं आता, इससे वेनम बाहर नहीं आता। इसका एक ही इलाज है, वो टॉर्निक्विड ना बांधे। टॉर्निक्विड बांधने से यह होता है कि आपके मसल टिश्यूज डैमेज होते हैं, और कट करने से यह होता है कि आपका और ब्लड बाहर निकलेगा, वेनम तो नहीं निकलेगा और वो वुंड ज्यादा बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस है। सो बेटर है कि ये सब ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम लोग कोई आउटिंग प्लान कर रहे हैं, ट्रैकिंग, हाइकिंग कहीं पर प्लान कर रहे हैं, तो हमारे बेसिक फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। बेसिक फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, अभी आप ट्रैकिंग के लिए या आउटिंग के लिए प्लान कर रहे हो,
तो सबसे पहले ग्लूकोज पाउडर, जितना हो सके आप ग्लूकोज पाउडर रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी रखिए। पानी पीते रहोगे तो आपके बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। और आप ट्रैकिंग या आउटिंग प्लान करते हो तो नॉर्मली ट्रैक्स में आपको ऊपर ढलान पे चढ़ना होता है, चढ़ान पे चढ़ना होता है, तब आपको थकान महसूस होती है। तो ग्लूकोज पाउडर आपके बॉडी को रिफिल करता है और आपको मदद करेगा। तो ग्लूकोज पाउडर और पेन किलर, अगर किसी को उस दौरान लग गया तो क्या करना है, तो उसके लिए पेन किलर रख दीजिए। या क्रैम्स आता हो और बहुत ज्यादा हेडेक होता हो तो पेन किलर, बैंडेज, ग्लूकोज और बर्न ऑल या फिर बेटाडीन ऐसा कुछ रख सकते हैं आप। या आउटिंग प्लान कर रहे हो, नाइट आउट है, किसी को एसिडिटी की ज्यादा प्रॉब्लम है तो जेलसिल या इनो रख सकते, ये सब नॉर्मल है। आप ये मोस्ट प्रोबेबली यही रखें। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन कि स्नेक Okay. बाइट होने पर जो विक्टिम होता है, इसे बहुत बार हेडेक्स, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स आते रहते हैं, तो इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या, और कैसे करें कंट्रोल? देखिए, हेडेक आना तो नॉर्मल है क्योंकि वो डर जाता है। स्नेक बाइट में ऐसा भी होता है कि ड्राई बाइट में भी इंसान को हार्ट अटैक आके मर जाता है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब वॉमिटिंग और हेडेक आता है तो वो शॉक में है, तो वॉमिटिंग आता है तो उसका वॉमिटिंग क्लियर कीजिए, उनसे बात करते रहिए। और हेडेक आता है मतलब वो शॉक में है, उनसे आप बात करते रहिए जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंचे। अवॉइड करना यही एक तरीका है कि उनको यही बोलिए कि आपको कुछ नहीं हुआ है, ये नॉर्मल स्नेक बाइट है, आप हॉस्पिटल पहुंच के आप ठीक हो जाएंगे। ओके, आई थिंक सर और कोई हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है। जो क्वेश्चन स्नेक्स के रिलेटेड है, स्नेक बाइट्स के रिलेटेड, ये जो क्वेश्चंस है ये हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे जब हमारा प्रोफेशनली स्नेक्स के ऊपर कोई टॉक होगा या रेप्टाइल के ऊपर तभी। सो आई थिंक थैंक्स अ लॉट सर, आपने बहुत अच्छे सेशन लिया, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हो गए, और थैंक्स फॉर ऑल द बेसिक नॉलेज व्हिच यू गिव्ड अस अबाउट द फर्स्ट एड। सो यस पार्टिसिपेंट्स, आपको अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप क्वेश्चंस बिनाक के वेबसाइट पे डाल सकते हैं, आपको वहाँ से रिप्लाई ज़रूर आएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस अमेजिंग सेशन। थैंक यू सुदर्शन सर, आपने बहुत अच्छे सेशन लिया। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस अ बेसिक आइडिया अबाउट फर्स्ट एड। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।